हेलो एवरीवन, इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को स्टडी करने के लिए यूज़ किए जाने वाले इक्वल एरिया क्राइटेरिया के बारे में। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्या होती है और इसके अंदर हम किस तरीके से स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी का बेसिक हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इक्वल एरिया क्राइटेरिया क्या होता है, उसकी डेरिवेशन किस तरीके से करी जाती है। सो लेट्स स्टार्ट the transient stability study using equal area criteria. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम इस इक्वल एरिया क्राइटेरिया को समझ सकें। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के बेसिक को तो अपन डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी पावर सिस्टम के अंदर जब लार्ज डिस्टर्बेंस होता है तो उस लार्ज डिस्टर्बेंस के दौरान हमारा सिस्टम अगर अपनी पुरानी कंडीशन को फिर से ऑब्टेन कर सकता है तो हमारा सिस्टम ट्रांजिएंटली स्टेबल कहलाता है। ये लार्ज डिस्टर्बेंस जो है वो बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, ये भी अपन ने डिस्कस किया। इसमें मोस्ट कॉमन जो है डिस्टर्बेंस होता है हमारे सिस्टम पर फॉल्ट आ जाना। क्लियर? वो जो सबसे सीवियर होता है जिसको हम डिस्कस भी करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल ये जिसके अंदर हम ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को समझने के लिए इक्वल एरिया क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर पहले एक केस डिस्कस करना पड़ेगा। उस केस के अकॉर्डिंग ही हम ये बता पाएंगे कि इक्वल एरिया क्राइटेरिया क्या होता है। मान लीजिए ये आपके पास में एक पावर एंगल कर्व है। इसे पावर एंगल कर्व क्यों कहते हैं ये सबको पता होना चाहिए, हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल आउटपुट पीई और लोड एंगल या टॉर्क एंगल डेल के बीच में ड्रॉ किया जाता है। यहां पर हमें एक कॉमन पॉइंट मिलता है। ये पॉइंट आपका वो पॉइंट होता है जहां पर आपका मैकेनिकल इनपुट जो है वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट को कट करता है और यही वो पॉइंट होता है जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाता है। इस पॉइंट पर हमारा सिस्टम वर्क कर रहा होता है और इस पर्टिकुलर एंगल को हम कहते हैं डेल नॉट। यानी स्टडी स्टेट कंडीशन के अंदर हम कहाँ पर काम कर रहे हैं, डेल नॉट पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पीएम और पीई दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर अपन बात करें, इस कंडीशन को अपन यहाँ पर लिखते हैं। यहां पर अपन लिखते हैं सबसे पहले एट पॉइंट ए पीएम किसके बराबर है, पीई के बराबर है और एनआर एनएस के बराबर है। तो हमारा जनरेटर किस में होगा, सिंक्रोनिज्म में होगा। सर हमारा जनरेटर सिंक्रोनिज्म में होगा, क्यों नहीं होगा, बेशक होगा, सिंक्रोनिज्म में होगा। अब इस कंडीशन के अंदर हम यहां पर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को स्टडी कर रहे हैं। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी का मतलब है सिस्टम में अचानक से कोई वेरिएशन हुआ है। तो अब अचानक से वेरिएशन हम कैसे करें, तो हमने यहां पर एज्यूम किया कि हमारा जो मैकेनिकल इनपुट है वो अचानक से बढ़ गया और यहां से यहां आ गया। अचानक से हमारा मैकेनिकल इनपुट जो है वो बढ़ गया और यहां से यहां आ गया। फॉर एग्जांपल इतना ही मान लेते हैं अपन, यहां से यहां आ गया। अब इस केस के अंदर ये आपका नया मैकेनिकल इनपुट हो गया पीएम। तो ये पुरानी कंडीशन है इसलिए इसको पीएम नॉट बोल दिया, ये नई कंडीशन है इसलिए इसको पीएम बोल दिया। क्लियर? अब यहां पर जब आप नया मैकेनिकल इनपुट, अचानक से मैकेनिकल इनपुट बढ़ा देते हैं तो वो पॉइंट जो आपकी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा वो तो ये पॉइंट हुआ, क्योंकि यहां पर अब पीएम और पीई बराबर होंगे। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया या नोट कर लिया, पॉइंट नंबर ए जहां पर अपन अभी हैं, और ये है पॉइंट नंबर बी जहां पर हमें अब जाना है। तो यहां पर मान लीजिए जनरेटर का स्पीड पॉइंट नंबर ए पर 1500 आरपीएम था। कितना था?
1500 आरपीएम। तो मैं यहां लिख देता हूं फॉर एग्जांपल हम 1500 आरपीएम पे थे, 1500 आरपीएम पे। अब क्या होगा, अब ये होगा कि सर अब इस पॉइंट ए पर क्या है, अब इस पॉइंट ए पर जो है आपका कंडीशन ले लेते हैं, इफ PMO is increased to PM, यदि PMO को इंक्रीज करके PM तक बढ़ा दिया जाता है तो अब क्या होगा। अब देखो साहब जलजला आ जाएगा एकदम से। एट पॉइंट ए पर क्या होगा साहब, PM जो है वो PE से ग्रेटर देन है। इस पॉइंट पर हैं हम, PM यहां है, तो हम जो हैं वो PM से नीचे हैं, मतलब PE जो है वो PM से कम है। जब PM का वैल्यू ज्यादा होता है तो NR का वैल्यू क्या करेगा, बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो NR जो है उसका वैल्यू क्या करेगा, बढ़ेगा। NR बढ़ेगा तो स्पीड 1500 आरपीएम से बढ़ करके आगे जाएगा, क्योंकि जब PM ज्यादा होगा PE से एक्सेलरेशन होगा तो NR क्या करेगा, बढ़ेगा। और NR जो है वो जब बढ़ेगा तो इसका मतलब NR सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हुआ NS से, और ये अगर ज्यादा हुआ तो डेल भी क्या करेगा, बढ़ेगा। डेल बढ़ेगा तो इसका मतलब अब हम चलेंगे इधर, यानी ये स्पीड बढ़ना शुरू हुआ, 1500 आरपीएम से स्पीड बढ़ना शुरू हुआ। यहां पर पहुंचते पहुंचते स्पीड हुई गवा 2000। पॉइंट नंबर बी पर स्पीड पहुंचते पहुंचते कितना हो गया, 2000। अब क्या करें, देखो यहां पर एट पॉइंट बी PM तो PE के बराबर हो गया साहब, यानी स्टेबल कंडीशन आ गई, मगर NR अभी भी NS से ज्यादा है। तो डेल क्या करेगा, और बढ़ेगा साहब, अभी तो और बढ़ेगा, अभी तो और बढ़ेगा। तो ये क्या करता है, डेल जो है वो आगे जाने लगता है, इससे भी आगे जाने लगता है। फॉर एग्जाम्पल ये आगे जाकर के यहां पहुंचेगा C पॉइंट पे। तो एक बार अपन यहां पर लिख देते हैं बियॉन्ड B। B के आगे जब जाएगा तो मैकेनिकल इनपुट छोटा रहेगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट बढ़ जाएगा। जैसे ही B के आगे निकलोगे मैकेनिकल इनपुट छोटा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट बढ़ जाएगा, होगा डी एक्सिलरेशन होगा, ऑब्वियस। डी एक्सेलरेशन होना चाहिए, मगर NR भाई अभी भी NS से ज्यादा है, तो डेल अभी भी बढ़ता रहेगा। कैसे, देखो तुम खड़े थे और अचानक से तुम्हारा पर्स जो है वो कोई चोर भाग के लेके भाग गया, तुम गाड़ी पे बैठे थे, तुरंत गाड़ी का किक मार के एकदम भ्रम भ्रम तेज स्पीड से भागोगे, ऐसे तेज चलोगे। जैसे तेज चले, चोर तुम्हारे पास में एकदम भाग रहा है, वो तेजी से भाग रहा है, तुम भी तेजी से भाग रहे हो। तुम बहुत तेजी से, इतना तेजी से भागे, चोर तो आगे जाके रुक गया और तुमने देखा अरे चोर यहीं खड़ा है, चोर यहीं खड़ा है, तुमने ब्रेक लगाए, तब तक तो तुम आगे निकल गए चोर से। तो ये वही बात है, बी पॉइंट पर तुम्हें यह एहसास हुआ कि अरे चोर तो यहां रुका हुआ है, मुझे ब्रेक लगाने, तो वो ब्रेक लगाना शुरू करेगा। तो स्पीड यहां 2000 है, तो यहां पर स्पीड उसका फॉर एग्जाम्पल हो गया 1800। स्पीड भले ही घट रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, पर 1800 अभी भी 1500 से ज्यादा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है यहां पर स्पीड हमेशा 1500 रहना चाहिए, तभी तो वो स्टेबिलिटी में कहलाएगा। तो 2000 के ऊपर जाने पर स्पीड जो है 2000 वाला ये जो पॉइंट है 1500, यहां पे जाके 2000 स्पीड हो गई, पर 2000 नहीं होनी चाहिए थी, यहां 1500 होनी चाहिए थी। यहां पर अब उसको पता चलेगा, जब ये यहां से भागा, यहां आया, अरे इक्विलिब्रियम आ गया, पता चला अरे स्पीड तो मेरी 2000 हो गई, मुझे रोकना है। तो यहां पहुंचते पहुंचते स्पीड 1800, 1700, 1600 ऐसे घटना शुरू होगा, स्पीड घटना शुरू होगा, पर डेल फिर भी बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी स्पीड क्या है, NR NS से जब तक ज्यादा रहेगा, स्पीड डेल का मान हमेशा क्या करेगा, बढ़ता रहेगा। समझ गए। तो डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है,
डी एक्सेलरेशन का मतलब है कि सर स्पीड तो घटना कम हो रहा है, मतलब एनआर कम हो रहा है, पर दिक्कत ये है कि एनआर अभी भी एनएस से ज्यादा, इसलिए डेल बढ़ता रहेगा। ठीक है साहब, कब तक बढ़ेगा, देखते हैं कब तक बढ़ेगा। तो पॉइंट जो है वो सी पे चले जाएं, ये घटते घटते स्पीड घटते घटते सी पॉइंट पे जाके 1500 हो गया, यानी एट पॉइंट सी पॉइंट सी पे मैकेनिकल इनपुट इलेक्ट्रिकल आउटपुट से कम है, डी एक्सेलरेशन होना चाहिए। एनआर किसके बराबर है, एनएस के, पर डी एक्सेलरेशन होगा, एनआर का मान घटना शुरू होगा। एनआर का मान क्या करेगा, घटना शुरू होगा। तो जब यहां पहुंचोगे तुम्हें लगेगा कि अरे हम तो सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच गए, पर तुम्हें यह कहेगा अरे भैया तुम यहाँ इलेक्ट्रिकल आउटपुट ज्यादा, मैकेनिकल इनपुट कम है, तो इसका मतलब एनआर घटेगा, और एनआर घटेगा मतलब एनआर लेस देन एनएस होगा, तो अब डेल घटना चालू होगा। डेल घटना चालू होगा इसका मतलब अपन तो वापस उल्टे कदम चलेंगे पीछे की तरफ। तो हम यहां पर थे डेल नॉट पे, और डेल नॉट से बढ़कर के हम चले गए डेल 2 पे। डेल 2 से हम वापस पीछे आना शुरू होंगे। डेल 2 से वापस पीछे यहां आएंगे तो हो सकता है यहां पर स्पीड 1500, 1400, 1300 घटते घटते यहां आते आते और कम हो जाए। हम पीछे भी जा सकते हैं, फिर वापस ऊपर जाएंगे, फिर पीछे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर पीछे जाएंगे। तो डेल बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। इस तरीके से डेल फ्लक्चुएट करते 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 लास्ट में जाकर के इस पॉइंट पर आकर के स्टेबल होगा, यानी कि डेल 1 पर आएगा। आई बात समझ में? मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है सर? मैक्सिमम पॉइंट तो ये है π/2, और अधिकतम फ्लक्चुएट करते करते कहां तक जा सकता है सर? यहां तक जा सकता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, सबसे लास्ट में। इस पॉइंट को नाम दे दिया अपन ने डी, और इसको नाम दे दिया यहां पर डेल 2m। फिर से समझो प्रोसेस। पॉइंट नंबर ए पर सब कुछ सही था, अचानक से मैकेनिकल इनपुट बढ़ा दिया। जब मैकेनिकल इनपुट बढ़ाया जाएगा तो रोटर एक्सेलरेट करेगा, तो एनआर बढ़ेगा, एनएस से ज्यादा होते ही डेल बढ़ेगा, डेल बढ़ेगा तो ये ऊपर चढ़ना शुरू होगा। इसे रुकना यहां चाहिए बी पॉइंट पर, क्योंकि ये फिर से इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, पर गति बढ़ाते बढ़ाते ये बहुत अधिक बढ़ा चुका है, तो ये यहां रुकने की कोशिश करेगा, पर इसको रुकते रुकते यहां पर समय लगेगा। ये सी पॉइंट पे जाके 1500 आरपीएम अचीव करेगा, पर जब ये यहां से पार करके सी पे चला गया तो अब पता चला कि इलेक्ट्रिकल आउटपुट ज्यादा है, मैकेनिकल इनपुट कम है। तो जब इलेक्ट्रिकल आउटपुट ज्यादा, मैकेनिकल इनपुट कम है, इसका मतलब अब डी एक्सेलरेशन होगा, ये सी से वापस नीचे आना शुरू होगा, यानी सी पॉइंट पर पीएम कम हो जाएगा पी से, एनआर एनएस के बराबर था, पर डी एक्सेलरेशन होगा तो एनआर घटने लगेगा, एनआर घटेगा तो डेल का मान भी घटेगा, तो ये पीछे आना शुरू हो जाएगा, पीछे आना शुरू हो जाएगा। अब देखो, अगर ये अपना स्पीड 1500 आरपीएम यहां अचीव कर लेता है, ठीक है, डी पॉइंट पर भी कर लेता है, अच्छी बात है, पर अगर डी पॉइंट के आगे जाकर के ये 1500 आरपीएम अचीव करता, मान लो यहां पर आकर के एनआर एनएस के बराबर होता, तो अब क्या है? अब यहां पर आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट ऑलरेडी पीएम से कम है, तो जब पीएम का वैल्यू ज्यादा होता है तो और आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन डेल और बढ़ेगा, यानी इस पॉइंट पर आकर के अगर 1500 हुआ तो कोई फर्क नहीं होगा उससे, ये डेल का वैल्यू बढ़ता जाएगा और सिस्टम जो है वो आपका कोलैप्स कर जाएगा। तो इसका मतलब यदि डेल 2 जो है वो डेल 2m से अधिक हो जाए, यानी अगर आप इस डी पॉइंट, दो स्टेबल पॉइंट होते हैं, एक यहां और एक यहां, अगर आप यहां डी तक रुक गए तो अच्छी बात है, यहां डेल 2m तक रुक गए तो अच्छी बात है, इससे आगे जाकर के अगर आप रुके, खत्म है बात, फिर रुक नहीं पाओगे, फिर डेल बढ़ता चला जाएगा। यानी यदि डेल 2m से ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा,
del 2m से ज्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर आपका pm का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन pe हो जाएगा, आपका रोटर में एक्सेलरेशन होगा, nr ग्रेटर देन ns होगा और उस केस में डेल का मान बढ़ता चला जाएगा और आप सिंक्रोनिज्म लूज कर जाओगे, कंप्लीट फेलियर हो जाएगा, यहां पर आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अच्छा सर, तो इसका मतलब हुआ ये कि डेल बढ़ना शुरू हुआ, डेल नॉट से डेल 2 तक बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा और यहां पर फाइनली डेल 1 पर आकर के स्टेबलाइज हुआ। ये यहां पर आपका क्या कर रहा है, रोटर स्विंग कर रहा है। इसे अपन ने इक्वेशन, स्विंग इक्वेशन से रिप्रेजेंट कराया है। अब सर आगे क्या, इसी कंडीशन को हमें समझना है अच्छे से। कैसे समझना है सर, हमें कुछ समझ नहीं आया। देखो, इस चीज को अपन अगले पेज पर एक डायग्राम बना करके दोबारा से समझते हैं। अभी अपन ने थ्योरी डिस्कस करी, अब अपन थोड़ा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर लेते हैं इसको। अब देखो आप पहले यहां थे, जब आप यहां थे तो आपका डेल का वैल्यू था डेल नॉट। अब आपका स्पीड बढ़ करके जब यहां पर अचानक से इनपुट बढ़ा दिया तो स्पीड का वैल्यू बढ़ने लगा। जब आपका स्पीड का वैल्यू बढ़ने लगा तो आप बी की तरफ अप्रोच करने लगे, पर आप बी पर रुके नहीं, आप जाके सी पे रुके, सी पर रुके जाकर के और फिर आप डी एक्सेलरेट हुए और फिर आप इस तरीके से फ्लक्चुएट करते करते फाइनली बी पॉइंट पर आकर के सेटल हो गए। अब यहां देखिए, जब आप एक्सेलरेट करते हैं तो उस दौरान आपने यहां देखा होगा कि जब आप यहां से लेकर के यहां तक जा रहे हैं तो pm माइनस pe लिखेंगे अपन। इस टाइम के दौरान pm बड़ा है, pe छोटा है, pm बड़ा है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट तो ये रहा ना, तो pm माइनस pe करेंगे। फ्लक्चुएशन कहां से कहां तक हो रहा है सर, फ्लक्चुएशन तो डेल्टा नॉट से डेल्टा 1 के बीच में हो रहा है। हम गए कहां से, शुरू कहां से कहां तक किए थे, हम डेल नॉट से चले थे सर और डेल 1 पे जाके रुकना चाहते थे। तो यहां से लेकर के यहां तक अगर मैं बात करूं तो आप इस लाइन को स्ट्रेट बढ़ा दें, ये आपने एक एरिया कवर किया है। यह आपने एक एरिया कवर किया है, pm माइनस pe। डेल 1 पहुंचना था, डेल नॉट से शुरू किया, तो इसके बाद आपने देखा और यहां तक आपने देखा ये pe है और ये pm है, तो इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, ये एरिया निकलेगा यहां पर। अब इसके आगे जब जाएंगे, डेल 1 से डेल 2 तक फ्लक्चुएट हो रहा है तो pe बड़ा है, pm छोटा है, तो pe बड़ा है, pm छोटा है, तो उस केस के अंदर इसका डिफरेंस कितना आएगा, ये आएगा। ये आएगा डिफरेंस इस तरीके से, समझे आप। तो यहां से लेकर के यहां तक आपका स्पीड जो है वो 1500 आरपीएम से बढ़ना शुरू हुआ था और बढ़ करके 2000 आरपीएम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो एरिया है, इसका नाम A1 रख दिया, ये वो एरिया है जहां पर आपका रोटर एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन एरिया। और यहां 2000 के बाद में स्पीड आपका घटना शुरू हुआ
1800 आया, इस पॉइंट पर आते आते 1500 आ गया, तो इस एरिया को नाम दे दिया A2, यानी इस केस में आपका रोटर का स्पीड घट रहा था, तो इसीलिए इसका नाम रखा डी एक्सिलरेशन एरिया। अब हम यहां पर कह रहे हैं कि अगर हम यहां पर इस सी पॉइंट तक बढ़ते बढ़ते भी, चलो कोई नहीं, डी पॉइंट पर भी जाकर के रुक जाएं, डी पॉइंट पर जाकर के भी अगर रुक जाएं, 1500 आरपीएम अगर डी पॉइंट पर हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीएमपी के बराबर हो जाएगा। इसके आगे जाकर रुके तो डेल बढ़ता ही चला जाएगा, फिर सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो अपन यहां पर ये तो इस प्रीवियस कंडीशन को डिस्कस कर रहे थे, इसको यहां अगर अपन बात कर लें कि सर हम इस कंडीशन को भी डिस्कस अगर कर लें कि यार अगर अपन डेल 2m पर जाकर के रुकें, तो उस केस में हम ये पूरा ही एरिया कवर कर लेते हैं, पूरा ही एरिया कवर कर लेते हैं। तो अगर आपका एक्सेलरेशन का एरिया अभी देखो छोटा है, इधर डी एक्सेलरेशन का एरिया ज्यादा है, तो चांसेस ज्यादा है स्पीड के घटकर 1500 आने के। तो जब तक आपका एक्सेलरेशन का एरिया लेस देन इक्वल्स टू रहेगा डी एक्सेलरेशन वाले एरिया के, आपका सिस्टम ट्रांजिएंट कंडीशन में स्टेबल रहेगा। और अगर आपका एक्सेलरेशन का एरिया डी एक्सेलरेशन एरिया से ज्यादा हो गया तो आपके सिस्टम का अनस्टेबल होना फिक्स है। मैक्सिमम मैकेनिकल इनपुट का वो वैल्यू जहां या जिस वैल्यू के लिए आपका रोटर फ्लक्चुएट होता हुआ डी पॉइंट पर जाकर के रुक रहा है, ये आपकी मैक्सिमम इनपुट में वेरिएशन कहलाएगा, पी मैक्सिमम। ये वो मैक्सिमम इनपुट है, ये वो मैक्सिमम इनपुट है जहां तक आपका सिस्टम स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकता है। इसको आपकी ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट कहा जाएगा, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट। यानी आप अगर एक्सेलरेट हुए और अगर आप डी पॉइंट तक जाकर के 1500 आरपीएम अचीव कर लेते हैं तब तक ठीक है। तो इसका मतलब ये जो लाइन यहां कट कर रही है, ये डी पॉइंट को यहां पर कट कर रही है, तो ये वो इनपुट है, मैक्सिमम इनपुट का वैल्यू है जो इंक्रीज अचानक से कर दें तब तक सिस्टम ट्रांजिएंटली स्टेबल रहेगा, तो ये ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट होगी। अच्छा, अगर अपन स्टेडी स्टेट की बात करें, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट क्या है, तो वो आपको पहले से पता होनी चाहिए। इस ग्राफ का जो पीक वैल्यू होता है उसे पीईएम से कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी कौन सी लिमिट है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट होती है। याद है कि नहीं है, अभी अपन ने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, E इंटू वी बटा एक्स जो है वो आपका पीईएम का वैल्यू होता है। यानी यहां से हमें एक चीज सीखने को मिली है कि जो अपनी स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट होती है वो हमेशा ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट से हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका सिस्टम जब यहां पर A1 और A2 दोनों एक दूसरे के बराबर हो, तो उस केस में सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी कहलाएगी। किस केस में, जब A1 A2M के बराबर हो तो इसे कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट। सिस्टम का ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट। इसी से अपन इस कंडीशन को कहते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया। अभी अपन इसको डिराइव भी करेंगे। ये कंडीशन कहलाती है इक्वल एरिया क्राइटेरिया कि एक्सेलरेशन का एरिया हमेशा डी एक्सेलरेशन एरिया से छोटा होना चाहिए। रोटर का स्पीड बढ़ते बढ़ते एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के रुके और फिर घटना शुरू हो और फिर इक्विलिब्रियम पे अचीव हो जाए। तो अगर ज्यादा देर एक्सेलरेट करेगा तो डी एक्सेलरेशन का समय कम है, क्योंकि डी पॉइंट के तो नीचे जाना ही नहीं है आपको, इसके नीचे गए तो मृत्यु निश्चित है। तो इसे आप ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट कहते हैं। अब इसी चीज को अपन, मैं एक के साथ स्क्रीनशॉट दूंगा, इसी चीज को अपन स्विंग इक्वेशन से समझते हैं। अब मैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया का डेरिवेशन करने जा रहा हूं। स्विंग इक्वेशन,
ये हम ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वल एरिया क्राइटेरिया। तो अकॉर्डिंग टू स्विंग इक्वेशन हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम m इंटू अल्फा लिखते हैं। अल्फा d2 डेल बाई dt स्क्वायर होता है और m आपका एंगुलर मोमेंटम होता है, p आपका एक्सेलरेशन होता है। क्लियर है? तो यहां से अपन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा, यहां से अपन अल्फा को लिख सकते हैं सर pa डिवाइड बाई m। ठीक है, अल्फा को क्या लिखेंगे सर d2 डेल बाई dt स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको लिख दिया d2 डेल अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू pa डिवाइड बाई m। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2d डेल बाई dt से। देखिए यहां पर हम कर रहे हैं 2d डेल बाई dt से मल्टीप्लाई, यहां है d2 डेल अपॉन dt स्क्वायर और साथ में अपन ने dt से मल्टीप्लाई बाई कर दिया। एक ही साथ एक ही स्टेप में सब कुछ कर दिया। यहां पर भी करेंगे उधर किया है तो, वरना दिक्कत आ जाएगी, इक्वेशन गड़बड़ा जाएगी। 2d डेल बाई dt मल्टीप्लाई बाई pa बाई m मल्टीप्लाई बाई dt। तो हमने 2d डेल बाई dt से इधर उधर गुणा किया और dt से भी इधर उधर गुणा कर दिया। अब क्या होगा, इस कंडीशन को मैं रीमोडिफाई करके लिख रहा हूं, देखिएगा। इस कंडीशन को मैं d बाई dt d डेल बाई dt का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? हाँ या ना? लिख सकता हूं क्या? मल्टीप्लाई बाई dt तो रहेगा ही, मल्टीप्लाई बाई dt तो रहेगा ही। देखो अगर आप इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर का dx बाई dt के स्क्वायर का अगर आपको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो ये 2 तो सामने आएगा, तो 2 सामने आ गया। फिर उसके बाद में ये dx बाई dt आ जाएगा, 2 dx बाई dt, ये तो 2 सामने आ गया dx बाई dt। फिर dx बाई dt का करोगे तो d2x बॉन्ड dt स्क्वायर, इसका करोगे तो d2x बाई dt स्क्वायर और 2 और dx बाई dt एज इट इज बाहर आ जाएगा। ये टर्म ये रही यहाँ पे एज इट इज। क्लियर? नेक्स्ट, ये आपका यहाँ पर t से ये t कट जाएगा और इस t से इस t को काट दिया मैंने। सर ये क्यों काटा dt? अरे वो इसलिए क्योंकि इधर इधर बैलेंस करना तो दोनों तरफ लिखा, ये dt से dt वापस से काट दिया। केवल यहाँ 2d डेल से गुणा करते तो तुम कहते कि dt कहाँ गया, इसलिए। तो यहां पर अपन ने जो बची हुई टर्म्स है वो लिख दी, 2 बाई m pa डॉट d डेल। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट स्टेप, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देंगे। दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट लगा देंगे। इधर इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट लगा दी 0 से t, वैल्यू है d ब्रैकेट्स d डेल बाई dt का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से t 2 बाई m pa डॉट d डेल। अब क्या होगा सर, देखो भाई यहां पर अगर मैं बात करूं, इधर तो t की टर्म थी इसलिए t के रेस्पेक्ट में लगाया। अच्छा इधर डेल की टर्म है, इधर अपन डेल के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। डेल के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। डेल नॉट से एक्चुअल में डेल 2m तक फ्लक्चुएशन हो रहा है। डेल नॉट से फ्लक्चुएशन कहां से कहां शुरू हो रहा है, फ्लक्चुएशन डेल नॉट से शुरू हुआ सर और कहां तक गया, डेल 2m तक गया मैक्सिमम। तो इसीलिए अपन ने लिखा डेल नॉट से डेल 2m तक फ्लक्चुएशन हो रहा है, डी डेल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए। और यहाँ पर 0 से t लगा दी अपन ने लिमिट। ये डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो बचेगा क्या, डी डेल बाई डी टी का होल स्क्वायर बचेगा और लिमिट भी फिर लगानी पड़ेगी अपन को। देखो कैसे, यहां पर क्या आएगा, देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट जाएगा, डी डेल बाई डी टी का होल स्क्वायर बचेगा। यहां लिमिट लगानी पड़ेगी टी डेल नॉट के समय और टी डेल 2m के समय कितना है वो पुट करना है।
डेल नॉट के समय टी का वैल्यू और डेल टू एम के समय टी का वैल्यू, और इस तरफ क्या आ जाएगा 2/m, तो कॉमन आ गया बाहर की तरफ, है ना। और इंटीग्रेशन के अंदर हो जाएगा एक्सेलरेटिंग एरिया डेल नॉट से लेकर के डेल टू एम तक, तो पी ए डी डेल हो जाएगा। डेल नॉट से फ्लक्चुएशन शुरू हुआ, डेल टू एम पे फ्लक्चुएशन रुका, ये टोटल एरिया हो जाएगा पी ए इंटू डी डेल। अब क्या होगा सर, हमें यहां पर ये देखना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देते हैं। डी डेल बाई डी टी का होल स्क्वायर टी टेंस टू डेल टू एम माइनस डी डेल बाई डी टी का होल स्क्वायर एट टी टेंस टू डेल नॉट इज इक्वल्स टू, यहां पर अपन ने अपर लिमिट लगाई और एक लोअर लिमिट लगा दी। दूसरी तरफ हमारे पास में डिफरेंशिएशन एज इट इज चल रहा है, जिसका वैल्यू अपन ने लिख दिया ये वाला सेम 2/m डेल नॉट से डेल टू एम पी ए डॉट डी डेल। अब मुझे एक बात बताओ, डेल टू एम पर और डेल नॉट के ऊपर, डेल टू एम के ऊपर फ्लक्चुएशन मैक्सिमम हुआ, ये देखो, ये डेल टू एम पर अगर ये लाइन स्विंग करेगा तो डेल टू एम पर ये मैक्सिमम स्विंग हुआ, उसके बाद तो वापस डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और डेल नॉट पर मिनिमम स्विंग हुआ, उसके बाद वापस से डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यानी इस मैक्सिमम वाले पॉइंट पर और इस मिनिमम वाले पॉइंट पर स्लोप का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो इस मैक्सिमम और इस मिनिमम वाले पॉइंट पर स्लोप का वैल्यू 0 होगा, डेल टू एम पर और डेल नॉट के ऊपर डी डेल बाई डी टी का वैल्यू 0 मिलेगा। बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन जो है वो डी डेल में नहीं होगा। डेल टू एम पर भी डेल में फ्लक्चुएशन है क्या, नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। यहां पर इसके बाद इधर जाना है और इसके बाद वापस इधर जाना है, तो ये दोनों पॉइंट जो है इस पर स्लोप कितना होगा, 0, तो डी डेल बाई डी टी कितना हो गया, 0 हो गया। बचा कितना इधर 2/m इंटीग्रेशन डेल नॉट से डेल टू एम पी ए डी है। इस चीज को अपन लिख देते हैं सीधा। ये m भी उधर गुणा करो, 0 कर दो, 2 नीचे भाग देके इसको भी 0 कर दो, बचेगा कितना, सिर्फ इंटीग्रेशन डेल नॉट से डेल टू एम पी ए डॉट डी डेल। अच्छा, पी ए को अपन पी एम माइनस पी ई लिख सकते हैं, राइट। डी डेल इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इस लिमिट को तोड़ रहा हूं, इसको मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया। डेल नॉट से आप कहां जाकर के रुकना चाह रहे थे, डेल 1 पे, पी एम माइनस पी ई इंटू डी डेल, प्लस डेल 1 से आप एक्चुअल में जाके रुके कहां, डेल टू एम पर, पी एम माइनस पी डॉट डी डेल इज इक्वल्स टू 0। इस टर्म को 0 के इधर ले जाता हूं मैं अगर, तो कितना बचेगा यहां पे, डेल नॉट से डेल 1 पी एम माइनस पी इंटू डी डेल इज इक्वल्स टू, ये माइनस हो जाएगा, माइनस होते अंदर वाली टर्म को उल्टा कर देते हैं, डेल 1 से डेल टू एम पी ई माइनस पी एम डी डेल। अब देखो, डेल नॉट से डेल 1 पी एम माइनस पी इंटू डी डेल एक्सेलरेटिंग एरिया होगा, डेल 1 से डेल टू एम पी ई माइनस पी एम डी एक्सेलरेटिंग एरिया होगा। इसका मतलब ये वाला रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेटिंग एरिया को और ये वाला रिप्रेजेंट करेगा डी एक्सेलरेटिंग एरिया को। तो जब एक्सेलरेटिंग एरिया डी एक्सेलरेटिंग एरिया के बराबर हो जाए तो इसी को कहा जाता है इक्वल एरिया क्राइटेरिया। क्या कहा जाता है, इक्वल एरिया क्राइटेरिया। मैं यहां पर लिख देता हूं, हेडिंग तो अपनी है इक्वल एरिया क्राइटेरिया। अपन यही लगा देते हैं।
इस एग्जाम्पल की जगह ही लिख देते हैं हेडिंग। है ना, तो ये आप लोग भी है ना, सबसे पहले इधर हेडिंग लगाए ना एग्जाम्पल वाली, उसी को आप जो है इक्वल एरिया क्राइटेरिया लिख दें। क्राइटेरिया। तो ये आप लोगों ने सबसे पहले ये सीखा कि कहां पर रोटर जाकर के रुकेगा, कहां फॉल बैक करेगा, कैसे एक्सेलरेट करेगा, डी एक्सेलरेट करेगा, ये अपन स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी में पावर एंगल कर्व में भी पढ़ चुके हैं। फिर अपन ने इसको इस डायग्राम के थ्रू समझा कि ये एक एक्सेलरेशन एरिया होता है, डी एक्सेलरेशन एरिया होता है। अगर आप डी पॉइंट पे जाके रुक जाते हैं तो ये वो इनपुट का वैल्यू है जहां पर आपका सिस्टम ट्रांजेंटली स्टेबल रहता है। मैक्सिमम पॉइंट ये आपके स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी का है, तो स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी ट्रांजेंट स्टेबिलिटी से हमेशा हाई होती है। आप पहले इस पहली वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर है? दूसरी वाली स्लाइड। तो अपन ने ये देखा कि अगर एक्सलेटिंग एरिया डी एक्सलेटिंग एरिया के कम या बराबर है तो स्टेबल है, ज़्यादा होगा तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, और बराबर है तो सिस्टम ट्रांजेंट स्टेबिलिटी लिमिट में कहलाएगा। और तीसरे में अपन ने स्विंग इक्वेशन के थ्रू जो है वो ये आपका इक्वल एरिया क्राइटेरिया का कंडीशन जो है वो डिस्कस कर लिया। ये एक्सलेटिंग एरिया ये डी एक्सलेटिंग एरिया के बराबर हो गया तो अपन सिस्टम में किस कंडीशन में रहेंगे? ट्रांजेंटली स्टेबल कंडीशन में रहेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आपका ट्रांजेंट स्टेबिलिटी का स्टडी इक्वल एरिया क्राइटेरिया से अपन ने पूरा पढ़ लिया। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.